गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों को नमस्कार हमारा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। घड़ी में बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का आज का शो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का अपना जो टॉपिक है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है? आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कैटालिसिस। आज का अपना टॉपिक है कैटालिसिस। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एडजॉर्प्शन डिस्कस कर लिया था। इससे पहले हम लोगों ने एडजॉर्प्शन डिस्कस किया हुआ था। इससे पहले तक हम लोगों ने एडजॉर्प्शन कंप्लीट किया है। एडजॉर्प्शन के बारे में सारी बात करी। एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन हमने आपसे कहा था कि एक बार आप लोग पढ़ लेना उसको, और बाकी मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर ही लिए थे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। एप्लीकेशन मैंने कहा एग्जाम में जरूर आएगा। एप्लीकेशन एक ना एक इस चैप्टर से एप्लीकेशन जरूर आएगा। और यहाँ पे आप ये मान के चलिए ये पूरा हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एजर्सन रीजन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैटालिसिस वगैरह भी आपका ऑब्जेक्टिव ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें डेफिनेशन वगैरह अब चूंकि पहले ये सब पूछी जाती थी, लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो डेफिनेशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एजर्सन रीजन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैटालिसिस। दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का क्यों ये पार्ट है? क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने रखा है। कहीं कहीं कैटलिसिस को केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी रखते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है वो आप समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैटलिस्ट वर्क करता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने क्या बताई थी? एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बताई थी, मैं थोड़ा सा एक बार और डायग्राम बना दूं। कोलिजन थ्योरी मैंने बेटा इसीलिए आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाई थी, जबकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो तो एग्जाम में अब नहीं आ रही है, एग्जाम से हट गया है, सिलेबस से हट गया है। बट इसीलिए मैंने कोलिजन थ्योरी पढ़ाई थी, और उस समय आप लोगों ने शायद लापरवाही करी। कोलिजन थ्योरी कई लोगों ने क्लास ढंग से नहीं ज्वाइन करी, क्योंकि सब लोगों ने सोचा कि कोलिजन थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या है, वो तो हमारे एग्जाम में आना नहीं है। तो इसीलिए मैंने कोलिजन थ्योरी बताई थी। मैंने कहा था जैसे मान लीजिए ये हमारी प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी है एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो जिन्होंने कोलिजन थ्योरी नहीं पढ़ी है वो एक बार फिर से वीडियो को हमारे देख लेंगे। तो हमने कहा था जैसे ये प्रेजेंट एनर्जी है और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो मॉलिक्यूल के पास जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है तब तक वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, उसकी प्रेजेंट एनर्जी को बढ़ाकर थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना होता है। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका मान लीजिए प्रोडक्ट है। दिस इज द एनर्जी, ये दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की फाइनल एनर्जी है, और उसको रिएक्टेंट को यहां तक लाना है। तो ये जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है उसकी प्रेजेंट एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का जो गैप होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हमें जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोवाइड करनी होती है उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने में, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे एग्जाम में हमारा कट ऑफ है, ठीक है, एग्जाम में कट ऑफ है हमारा 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का कट ऑफ है किसी भी एग्जाम में, और उसमें से 10% बच्चों ने 150 मार्क्स जो है वो ज्यादा लाए, मोर देन 150 लाए, मोर देन 150 लाए। ठीक है, मोर देन 150 मार्क्स लाए, तो वो सारे तो क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए। बट कुछ बेचारे क्या हुआ, उनके 130 आए, 140 के बीच में या 150 के बीच में आए। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 130 से 150 के बीच में ला रहे हैं, तो वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर हम इस कट ऑफ को गिराकर 130 कर देते हैं तो ये वाले स्टूडेंट भी अब क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वही बात आती है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी वो कम कर देता है। मान लीजिए वो उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया, तो बाकी के मॉलिक्यूल भी जो सक्सेसफुल कोलिजन नहीं दे पा रहे थे वो भी देने लगते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, भाई ये अपना जो काम करता है, द सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर करने का मतलब यहाँ पे आ जाता है
कि दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों काम कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि सर डिक्रीज करने की क्या जरूरत है, हमें तो इंक्रीज कराना है, हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, यहाँ पे डिक्रीज करने की क्या जरूरत है, क्या पर्पस है डिक्रीज करने का? ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो ऑल्टर का मतलब विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब कुछ कैटलिस्ट हमारे ऐसे हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, और कुछ रिएक्टेंट ऐसे हैं जो उसकी रेट को स्लो कर सकते हैं। दोनों जरूरी है यहाँ पे, जैसे हमारी बाइक में एक्सीलरेटर भी जरूरी है और ब्रेक भी जरूरी है, वैसे ही यहाँ पे दोनों का अपना अपना रोल है। आप ये मत समझिए कि जो हमारा ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है वो हमारे लिए बेकार है, वो हमारे लिए काम का नहीं है, हम उसकी भी इंपॉर्टेंस बताएंगे, हर किसी की इंपॉर्टेंस है। हाँ, यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट जो है वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका कोई मास चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट उतना ही हमको मिल जाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शायद उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट में वेरी, ये हम लिख सकते हैं, वो भी कोई जरूरी नहीं है, फिजिकल स्टेट में वेरी, फिजिकल स्टेट हो सकता है उसकी चेंज हो जाए, बट केमिकल स्टेट, केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज, और जो मास है वो भी उसका क्या होगा, अनचेंज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन हो गई कि कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग, यहाँ पूरा हम लिख दे, बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी या बाय altering the activation energy without itself undergoing any change in mass and chemical composition. However, its physical state may change and physical state may vary. कुछ भी हो, मतलब ये लिख दें, ये हो सकती है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैटेलिसिस। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट के थ्रू बढ़ाना, रेट को इंक्रीज करना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कैटेलिसिस। ये आपका पूरा प्रोसेस कैटेलिसिस प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। कैटलिस्ट मैंने बताया क्या होता है, केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये इनका रिएक्शन में कोई कंजम्पशन नहीं होता है, ये आपके अनचेंज, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट की बात होगी, बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, बाकी इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है, इनका मतलब रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल दें, ठीक है, एग्जाम आपको देने हैं, एग्जाम आपके घर वालों को, आपके मम्मी पापा को नहीं देने हैं, बट उनकी प्रेजेंस में हमारी पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि मम्मी ने देख लिया तो भैया हम ढंग से पढ़ने लगे, मम्मी ने नहीं देखा तो मोबाइल पे हम पता लगा कोई दूसरा गेम खेलने लगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो मम्मी हमारे लिए क्या काम कर रही है, हमारी पढ़ाई में एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रही है। अब वो खुद एग्जाम देने नहीं जाएंगी, बट हाँ उनकी प्रेजेंस में क्या हो सकता है, हमारी पढ़ाई थोड़ी सी ठीक ठाक चल देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट भी कुछ इसी तरीके का काम करता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि उसका काम क्या है, ठीक है, उसका क्या काम है, काम उसके वर्क के बेसिस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला, अगर फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो है विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल टॉपिक है, जल्दी जल्दी चलेंगे भाई, है ना, तेज चलेंगे, समझ नहीं आए, कहीं पीछे छूट जाए तो बता देना, वापस पकड़ लाएंगे तुमको। विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं वो आपके पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली आप अपने सिलेबस में जितने कैटलिस्ट के एग्जांपल पढ़ते हो वो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। चाहे हम आपसे बात करें कि अमोनिया बनाने का जो हैबर प्रोसेस है, N2 + 3H2 gives 2NH3, यहाँ पर हम लोग जो आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज करते हैं, वो भी आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है।
या जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं वो सब पॉजिटिव कैटलिस्ट पे ही आते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे सिलेबस में जितने एग्जाम्पल हमको मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव के हैं। ठीक है, ये सब हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक से और ऑर्गेनिक से। ये सब रिएक्शन को आपने इंक्रीज लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया क्या भाई? यस सर, द रेट ऑफ इंक्रीज लिखा है सर। ओके ओके, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। दूसरा एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी बड़ा फेमस है, वो भी हम आपको पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे। तो हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो अभी आपको आगे इस्तेमाल करने हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। यहाँ पर आपका प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज होता है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नाम इसका नेगेटिव कैटलिस्ट है, विच रिटार्ड और विच स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन। इसको आप लोग जरा वो सब लेते रहना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना। ठीक है, विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट की हम बात करें तो कैटलिस्ट विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। are known as negative catalyst. ये हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट है। अब नेगेटिव कैटलिस्ट कहाँ जरूरत पड़ती है वो आप समझ लो। नेगेटिव कैटलिस्ट की जरूरत कहाँ है? तमाम रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सीरीज में चलती हैं। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट का भी अपना यार रोल है, अपनी इंपॉर्टेंस है। आप ये मत समझना कि ये बेकार है, बेकार दुनिया में कुछ नहीं है, हर किसी का अपना इस्तेमाल है, तभी वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बेकार कुछ नहीं होता। ठीक है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट कहाँ इस्तेमाल? तमाम सीरीज में रिएक्शन चलती है। सीरीज में रिएक्शन जैसे मान लीजिए हमने ए से बी और बी से सी चाहिए, ए से बी बना और वो बी वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी में। ये सीरीज रिएक्शन कहलाती है, ऐसी रिएक्शन सीरीज रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये अभी हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत सारी सीरीज रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे हम इसीलिए एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। अब मान लीजिए ए से बी और बी से सी बना, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन बी में रुक जाए, ये सी में कन्वर्ट ना हो। हम चाहते हैं कि ये सी हमारा ना बने, ये सिर्फ बी में रुक जाए। तो यहां पर हमको क्या करना होगा? ए से बी बन रहा है और बी से सी वाले स्टेप में कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करना होगा, जिससे ये बी और सी में कन्वर्जन स्लो डाउन हो जाए, रुक जाए। इसका एक और हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लोरोफॉर्म के बचपन से हमको पढ़ाया जाता है। क्लोरोफॉर्म हम लोग क्या करते हैं, कलर्ड बॉटल में रखते हैं, उसको सन रेस से और एयर से छुपा के रखते हैं, क्योंकि वहां पे एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, वहां पे एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म आपका एरियल ऑक्सीडाइज होके आपको पॉइजनस फास्जीन गैस देता है, COCl2 फास्जीन गैस देता है। ठीक है, ये पॉइजनस फास्जीन गैस बनती है, फास्जीन गैस। ये एग्जाम में कई बार आया भी है कि क्लोरीन की कोई 2 पॉइजनस या टॉक्सिक गैस के एग्जाम्पल दीजिए। कई बार एग्जाम्पल आया है, एग्जाम में आया है, तो जिसमें क्लोरीन की एक टॉक्सिक या पॉइजनस गैस का नाम है फास्जीन गैस, ये हम एग्जाम्पल में लिखेंगे। बाकी और भी गैसेस हैं, वो हम लोग पी ब्लॉक में वहां पे डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन से कौन कौन सी पॉइजनस गैस बनती है। तो क्लोरोफॉर्म से पॉइजनस फास्जीन गैस बनती है, और हम चाहते हैं कि ये ना हो, हम चाहते हैं कि ये ना हो, क्लोरोफॉर्म पॉइजनस फास्जीन गैस में कन्वर्ट ना हो। इसके लिए क्या करते हैं, हम उसको कलर्ड बॉटल में रखते हैं, सनरेज से बचा के रखते हैं, एयर से बचा के रखते हैं। बट स्टिल अगर वो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा एथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। ये एथाइल अल्कोहल क्या काम करता है? इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, ये एथाइल अल्कोहल इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, क्योंकि ये रिएक्शन हमको नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट बने, हम नहीं चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म विल कन्वर्ट इनटू पॉइजनस फास्जीन गैस। तो सो इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, या जो भी चांसेस बन रहे हैं फास्जीन गैस के, उसको हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म में एथाइल अल्कोहल ऐड करके ये चांसेस को और कम कर देते हैं। इसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट के भी अपने रोल हैं, जहां पे हमें
किसी भी स्टेप पे रिएक्शन को रोकनी है तो हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, या किसी भी रिएक्शंस को हम चाहते हैं कि वो ना हो तो वहां भी हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक तो हो गया क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे, उसका फंक्शन क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन होगी। तो उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन उसका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना है। ठीक है, मुझे बता देना भाई सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो जाए तो यार ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, डिस्कनेक्ट हो जाए तो ज्वाइन कर लिया करो आज। अब नेट की यार मैं क्या बताऊं यार, नेट अब उसके लिए तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता ना, नेट में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ये तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। ठीक है, इवन हमारी खुद की समस्या है। मैंने अभी जियो का वो कराया था, वाईफाई लगवाया, वो खुद नहीं अच्छे से काम करता है। 1000 उसका करीब 800 रुपए पर मंथ का रिचार्ज भी मैंने कराया, वो बेकार है, मजा ही नहीं आती उसमें। हम तो मोबाइल डेटा से कनेक्ट करते हैं, तो वो समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या रहेगी। ठीक है, दूर हो जाएगी वो भी। ठीक है, अगर हम 4G तक आ गए तो 5G भी पहुंचेंगे। आप लोग भी पढ़ लिख के थोड़ा सा आगे टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, देश के लिए कुछ करो। ठीक है, चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो फेज के बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज मतलब आपका सॉलिड लिक्विड गैस जो फेज होती है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसमें all the reactant product and catalyst are in same phase, एक ही फेज में, are in same phase। ठीक है, मतलब या तो तीनों लिक्विड हो, या तीनों गैस हो, या तीनों सॉलिड। ठीक है, बस तीनों सॉलिड होना थोड़ा सा चांसेस कम रहते हैं कि सॉलिड रिएक्टेंट भी हो, सॉलिड प्रोडक्ट भी हो, सॉलिड कैटलिस्ट भी हो। ये चांसेस थोड़े मतलब रेयर केस है ना, मतलब रेयर क्या, हम मतलब पढ़ते ही नहीं इस टाइप के केस को। तो मोस्टली होमोजीनियस कैटलिसिस के एग्जांपल जो आपको मिलते हैं, मोस्टली जो होमोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल आपको मिलेंगे वो ये होंगे कि तीनों आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट, सी फॉर कैटलिस्ट, आइदर आर इन लिक्विड फेज, सारे के सारे किसमें हो, लिक्विड हो, या फिर तीनों एक ही फेज में होने चाहिए। ठीक है, या फिर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन गैस फेज, तीनों एक ही फेज में हो। तो ये आपका कहलाता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। सॉलिड के तीनों सॉलिड हो ये चांसेस बहुत कम होता है, रेयर है। ठीक है, तो जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ी है, हाइड्रोलिसिस पढ़ी है, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, CH3 COO2H5, अभी केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया था हमने इसको। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो किसमें टूटता है, CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, एसिड कैटलिस्ट लेते हैं। तो ये भी आपका क्या है, लिक्विड फेज में है, एक्वस फेज में है। वाटर भी क्या है आपका, लिक्विड है। एसिड भी क्या है, लिक्विड है, एक्वस फेज में है। ये भी आपको क्या मिला, एक्वस मिला। और ये भी क्या है आपका लिक्विड फेज में, C2H5OH भी क्या है, लिक्विड फेज में है, एक्वस फेज में है। तो यहाँ पे लिक्विड फेज में ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट भी आपका क्या है, लिक्विड है। प्रोडक्ट भी आपका, सॉरी ये भी रिएक्टेंट लिक्विड है, प्रोडक्ट भी आपका क्या है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। और जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो कैटलिस्ट भी क्या है, लिक्विड है। तो तीनों आपके सारे के सारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों क्या है, लिक्विड फेज में है। तो ये क्या कहलाएगा अपना, ये अपना होमोजीनियस कैटलिसिस कहलाएगा। इसके अलावा हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस में। SO2 का ऑक्सीडेशन, 2SO2 प्लस O2, ये भी अपना P ब्लॉक में है। H2SO4 बनाने का जो मेथड है उसमें हम लोग पढ़ते हैं 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। तो SO2 भी गैस फेज में, SO2 जानते हैं आप गैस है, O2 भी क्या है, गैस है। और SO3 भी क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस होती है। और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट हमारा क्या है, NO, वो भी क्या है, गैस फेज में है। तो ये सारे एग्जाम्पल होमोजीनियस कैटलिसिस के हो गए। मतलब ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेने बैठ जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो सब हम आपको नोट्स में डाल देंगे, जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल होंगे वो सब नोट्स में डाल देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पॉसिबल एग्जाम्पल होंगे, बस आप ये समझ जाइए
बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, आराम से बस आप इसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, ज्यादा उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होमोजेनियस कैटलिस्ट वो है जिसमें सारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक ही फेज में, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 फेजेस होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 फेज तो होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 फेज हो। अब वो 2 फेज किसके किसके बीच में हो, या तो रिएक्टेंट हमारा अलग फेज में हो और कैटलिस्ट अलग फेज में हो, या हम कह रहे हैं कैटलिस्ट अलग फेज में हो गया, प्रोडक्ट अलग फेज में हो गया, वो कुछ भी हो जाए, तो मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। एटलीस्ट 2 फेज तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 फेज तो होनी चाहिए। मतलब कैटलिस्ट की फेज क्या होगी, डिफरेंट होगी। द फेज ऑफ कैटलिस्ट must be different than the phase of reactant and product, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी एक ले लो, मतलब अब इसमें दिमाग मत लगाना कि रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो और कैटलिस्ट क्या हो, उसमें दिमाग मत लगाना। मतलब कैटलिस्ट अलग होना चाहिए, कैटलिस्ट की फेज कुछ और हो। मतलब अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस में है तो कैटलिस्ट लिक्विड में हो जाए, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे लिक्विड में है तो कैटलिस्ट गैस में हो जाए, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस में है तो कैटलिस्ट हमारा सॉलिड हो जाए, या रिएक्टेंट गैस में है और कैटलिस्ट सॉलिड है तो भी वो है। मतलब प्रोडक्ट कोई और फेज में भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैटलिस्ट की फेज अलग होनी चाहिए रिएक्टेंट से। और यहां जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज जो हो वो सेम हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब एटलीस्ट 2 फेज तो होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 फेज होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल जैसे हमने बोल दिया कि हैबर प्रोसेस से जब हम अमोनिया बनाते हैं तो N2 आपका गैस फेज में है, H2 आपका गैस फेज में है, और यहां से जो आपको अमोनिया मिलती है वो भी किस फेज में मिलती है, गैस फेज में मिलती है। और यहाँ जो आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है, फाइनली डिवाइडेड मैंने बताया था ना, मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, वो आपका क्या होता है, कैटलिस्ट हो, ठीक है। अब कैटलिस्ट जैसे यहाँ पे बात आ रही है ना कि Fe एज ए कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे एक चीज आपके समझिएगा, जैसे हैबर प्रोसेस में हमने कह दिया आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि घर में पड़े हुए कोई लोहे के कबाड़, लोहे का कबाड़ हमारा कैटलिस्ट का काम कर जाएगा। ये आप मत समझना कि कोई भी लोहा पड़ा है घर में, कबाड़, कबाड़ी को बेच रहे हैं, भैया कबाड़ी को नहीं बेचेंगे, हम एक काम करेंगे, हम कैटलिस्ट बना लेंगे उसको, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कैटलिस्ट स्पेसिफिकली तैयार किए जाते हैं। आयरन आपका एज ए कैटलिस्ट है, बट घर में पड़ा हुआ आपका कबाड़ आपका कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट की यहाँ पे शर्त ये होनी चाहिए कि उसका सरफेस एरिया बहुत हाई होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया। तो कैटलिस्ट भी स्पेसिफिकली तैयार किए जाते हैं स्पेसिफिक मेथड के थ्रू, जिससे उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो और उनमें ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट आपका क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। दूसरा हम हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन 4NH3 प्लस 5O2, यहाँ पे गैस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिला, 4NO प्लस 6H2। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4NO प्लस 6H2O, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, हाँ ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका प्लैटिनम हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में है, ये आपका गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये H2O या तो एक्वस वेपर फेज में होगा या लिक्विड फेज में होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है। बट आप बस ये समझ जाओ कि यहाँ कम से कम 2 फेज तो हो ही गई ना, एक गैस हो गई और एक क्या हो गई, सॉलिड हो गई। तो ये आपका प्लैटिनम कैटलिस्ट ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपका हेट्रोजीनियस कैटलिसिस हो गया, ठीक है। इन सब में क्वेश्चन बहुत आते, कई बार आए हैं कि होमोजीनियस कैटलिसिस क्या है। तो होमोजीनियस कैटलिसिस क्या है, जिसमें एक ही फेज हो, पूरे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट में एक ही फेज हो, ऑल आर इन कॉमन फेज, वेदर दे आर इन गैस और ऑल आर इन लिक्विड, ठीक है। हेट्रोजीनियस में एटलीस्ट 2 फेज तो होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 फेज हो। मान लीजिए कैटलिस्ट अलग फेज में है तो रिएक्टेंट अलग फेज में हो, ठीक है, या कैटलिस्ट अलग फेज में है, कैटलिस्ट गैस है तो रिएक्टेंट लिक्विड है। समझ गए होंगे आप लोग बात को, जैसे हमने एग्जांपल बता दिए। एटलीस्ट 2 फेज होनी चाहिए। जल्दी से आते हैं, मीटिंग एंड होने के पहले पहले कोशिश करते हैं चीजें खत्म हो जाए।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कैटलिस्ट की, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, कई बार आया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में बताइए। एजर्सन रीजन में कई बार कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। एजर्सन आपको एक मिल जाएगा और एक आपको रीजन मिल जाएगा, और उनमें से ही हो सकता है रीजन आपका कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हो कैटलिस्ट की। तो यहाँ बिल्कुल हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर है, माइंड में है, तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। अदरवाइज आप अगर ऊपर की, आपने कहा यार क्या करना है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग की आदत क्या होती है, वैसे हम लोग की आदत ये होती है, मतलब मैंने भी अपने समय में किया था, ऐसा नहीं है कि आप लोग ही कर रहे हो, मैंने कुछ बड़ा बहुत अलग तरीके से पढ़ाई करी, बहुत बहुत एक मतलब डिफरेंट तरीके से पढ़ाई करी, मतलब ऐसा नहीं, मैंने भी वैसे ही किया। तो नेचर होता है स्टूडेंट का कि उनको जब नंबर लाने होते हैं तो शॉर्टकट तरीका करते हैं, बट अब पैटर्न बदल गया, अब नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में जो हमको आसान लगती है, हमने कहा भाई एक काम करते हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक है या 7 कैरेक्टरिस्टिक है, यार एग्जाम में तो एक ही नंबर का आएगा ना, हम 4 भी लिख के आएंगे तो हमको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो हमने जो हमें आसान वाली कैरेक्टरिस्टिक थी, मतलब पता नहीं आप लोग ये करते हो कि नहीं करते हो, मतलब मोस्टली करते हैं, ठीक है, ईमानदारी से बताना कि आपके दिल बताएगा कि हाँ करते हो कि नहीं। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग को जो आसान लगती हैं, उन 8 में से 4 वो याद कर लिया हमने। अब बोले ठीक है यार, डेफिनेशन आएगी कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, तो हम वो 4 वाली आसान वाली लिख देंगे और हमें पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चीटिंग का अपने, तुम्हें लगता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं इन लोगों के साथ, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्या होगा, पैटर्न चेंज हो गया है। अब जब पैटर्न चेंज हो गया है तो एजर्सन रीजन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो रीजन में या एजर्सन में हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक डाल दें जो आपने ना पढ़ी हो, ठीक है, जो आपने छोड़ दी है। आपने आसान वाली सारी पढ़ ली और जो कठिन वाली थी उनको छोड़ दिया और वही डाल दिया रीजन में या किसी एजर्सन में, तो फिर वहां पे आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, वहां पे फिर आपका पूरा चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि उस एक रीजन की वजह से जो आपने एक लाइन छोड़ दी और वही हमारे एग्जाम में आ गई, तो पूरा मेहनत, पूरे चैप्टर बेकार हो गया, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं मिले। ठीक है, इसलिए मेरा बार बार यही कहना है कि आप जितने भी, मतलब जितना पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप मतलब 1 महीने के अंदर आप 5 चैप्टर तैयार कर लो, ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब जितना ज्यादा कर सकते हो अच्छी बात है, बट हाँ 1 महीने के अंदर आप 2 चैप्टर तैयार करें, वो बहुत सॉलिड तैयार करें। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पे मैं बात करता, कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे मस्ट नहीं होगा, मोस्ट होगा, इसको चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, मैंने अभी बताया कि कैटलिस्ट का जो मास है वो अनचेंज रहता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, उसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज रहता है, फिजिकल स्टेट आपकी वेरी कर सकती है। ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप तैयार कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट, small quantity of catalyst is generally sufficient to catalyze, मतलब एक huge amount of reaction को, huge amount के reactant को catalyze करने के लिए थोड़ा catalyst ही बहुत काफी होता है। ठीक है, जैसे अगर हम घर में एग्जांपल लें, आप कहें कि सर कोई एग्जांपल दो जो हमारे घर में हम कैटलाइज करते हो, तो आप मिल्क से कर्डिंग करते हैं, वो भी एक कैटालिटिक रिएक्शन है, बट वो एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन है वो एंजाइम कैटालिटिक है, इसी चैप्टर में हम लोग उसको भी आगे फॉलो करेंगे। तो मिल्क से जब आप कर्डिंग करते हो तो वो एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन है। वहां पे आप क्या करते हो, आपने 1 लीटर भी दही जमाना है या 2 लीटर भी दही जमाना है, तो बहुत थोड़ा सा अलग से ऊपर से दही डाला जाता है ना, थोड़ा सा दही डालते हैं एंजाइम वो कराने के लिए, तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच ही दही डालते हो, चाहे हमें 1 लीटर दूध की कर्डिंग करानी हो या 2 लीटर दूध की कर्डिंग करानी हो। ठीक है, तो बहुत थोड़ा कैटलिस्ट आपके बहुत ज्यादा रिएक्टेंट को कैटलाइज करने के काम में आ सकता है। ठीक है, तीसरा है कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करता कभी रिएक्शन को। ठीक है, वो स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बट इनिशिएट नहीं करता। जैसे हमने मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भी हम बोल सकते हैं कि तमाम सारी कुछ रिएक्शंस हैं जो नहीं होती। ठीक है, कुछ रिएक्शन है जो नहीं होती हैं, आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करते, तो नहीं करते तो नहीं करते, फिर मतलब ये नहीं कि आप उसमें सोचो कि हम कैटलिस्ट डाल दें तो वो करने लगेगा। तो जिन रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन नहीं होती है उनको नहीं होती तो नहीं होती है, फिर वो कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि आपको एटलिस्ट डाल दो तो वो करा लेगा, है ना।
तो ऐसा नहीं है, और जहां होती हैं वो होंगी, चाहे आप कैटलिस्ट लो या ना लो। बस ये है कि कैटलिस्ट लेने पर वो थोड़ा फास्ट हो जाएंगी और कैटलिस्ट नहीं लेने पर वो थोड़ा स्लो रहेंगी। ठीक है, तो जहां होगी रिएक्शन तो होगी, चाहे कैटलिस्ट लो या ना लो। ठीक है, हाँ कुछ की बात हम नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिक के, जैसे आप एंजाइम कैटलिसिस की बात कर रहे हो, हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनिशिएट नहीं करती। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि जनरली स्पेसिफिक इन नेचर है। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है कि एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। जैसे यहां पर हमने बात किया हैबर प्रोसेस के लिए, तो हैबर प्रोसेस के लिए आपका आयरन कैटलिस्ट है तो आयरन ही यूज होगा। ये नहीं कह सकते कि भैया आयरन से सस्ता हमको कुछ और मिल गया मटेरियल तो हम वो डाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही इस्तेमाल होता है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप कैटलिस्ट चेंज कर देते हो तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, वो सब भी हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, आप एक कैटलिस्ट ए ले रहे हो तो आपको कोई अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, और आपने कैटलिस्ट बी ले लिया तो आपको कोई अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सब आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन में पढ़ा होगा, अब आप ज्यादा अभी हम जिक्र नहीं करेंगे उसका, आप देख लेना उसमें ऑक्सीडेशन आपने कराया था। ठीक है, तो वहां पे आपने कैटलिस्ट बदला था हाइड्रोकार्बन्स में, तो प्रोडक्ट आपके बदल गए थे। तो स्पेसिफिक नेचर होता है यहाँ पर, इसका स्पेसिफिक नेचर होता है। स्पेसिफिक नेचर का मतलब है स्पेसिफिक कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हैबर प्रोसेस में हमारे पास आयरन नहीं है तो हम उसकी जगह पे स्टील ले लें या हम प्लैटिनम ले लें, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ कभी कभी क्या होता है, एक जैसा जो नेचर होता है कहीं कहीं वो ले सकते हो। जैसे आप हाइड्रोजनेशन कराने पे आप निकिल भी ले रहे थे, आप प्लैटिनम भी ले रहे थे और आप पलेडियम भी ले रहे थे। ठीक है, ये हाइड्रोजनेशन के लिए था। तो कुछ केसेस की हम बात नहीं करते। ठीक है, ये हाइड्रोजनेशन में आप याद करो कि आप तीनों ले रहे थे। लास्ट ईयर हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन किया था ना इथीन का, तो आप निकिल भी ले सकते थे, प्लैटिनम भी ले सकते थे, पलेडियम भी ले सकते थे। तो कुछ केसेस की मैं बात नहीं करता, बट क्योंकि इन तीनों का नेचर सेम है, तीनों ही हाइड्रोजन को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिविटी, भी इसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय What do you mean by selectivity of catalyst? यहाँ पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो आपको सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में यही लिखना है कि एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट एक सेलेक्टिव रिएक्शन को कैटलाइज करता है, या एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद एक दो कैरेक्टरिस्टिक हम अलग से लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट कोई भी थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर या थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या एजर्सन रीजन बन सकता है, मैं बार बार बता रहा हूं। 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे क्या चेंज होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को वो चेंज नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं, सच एज एंट्रोपी, ठीक है, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ठीक है, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीटिंग एंड हो जाए प्लीज दोबारा आ जाना, टॉपिक तो खत्म करना ही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन सबको चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर सच एज आर नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, आर नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया बताइए 4 ऑप्शन दिए, सेलेक्ट करिए कौन सा पैरामीटर है जो उसको कैटलिस्ट चेंज कर सकता है। ए ऑप्शन दे दिया आपने एंट्रोपी, ठीक है, बी दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी दे दिया इंथैल्पी, और डी दे दिया आपको एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट किसको चेंज करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, बाकी इन तीनों को चेंज नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर कर सकता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट है वो जल्दी या देर से हमको मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे हम बात ये कर रहे थे कि कैटलिस्ट क्या करता है, क्यों नहीं चेंज करता, वो आप समझिए। मैंने यहां पर भी आपसे कहा था एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने बनाया था, एक हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमने कहा था कि जैसे ये मान लीजिए हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थोड़ा राइटिंग ऐसी हो जाती है ना जल्दी जल्दी में, तो सोचा था बड़ा साफ सुथरा लिख के लाए, आज पीपीटी बना के लाए हैं, साफ सुथरा रहेगा, वो फिर गंदा संदा हो गया सब। तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने साफ सुथरे नोट्स बना लेना। तो जैसे हमने कहा ये आपका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एक ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनाया था, जहां पे ये आपकी रिएक्टेंट की है और ये प्रोडक्ट की है एनर्जी। तो अगर आप कैटलिस्ट नहीं यूज करते हो तो पाथ ये रहता है, अगर मान लो कैटलिस्ट आप यूज कर लेते हो तो उसमें वो कुछ चेंज नहीं करेगा, वो सब वही रहेगा यार। जो हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो उतनी रहेगी, ठीक है, जितनी प्रोडक्ट के पास एनर्जी होनी है वो सब उतनी रहेगी, बट हो सकता है कि वो एक शॉर्टकट, हमने बताया ना शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड कर सकता है, वो मान लो उसने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये ले लेते हैं, इसको आप बहुत अच्छे समझ लेना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको जरा आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया है, जो ग्रीन वाला है ये आपका ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये आपका विदाउट कैटलिस्ट है, और जब आपने कैटलिस्ट ले लिया तो इसने क्या किया, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, और जब अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया तो वो सब कुछ वही रहेगा, आप ये देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सब कुछ वही रहेगी, बस इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई है। तो ये हमने बोल दिया कि ये वाला जो है आपका, ये है विद पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, हाँ बस इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वो जल्दी या देर हो सकता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो जल्दी मिल सकता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें वही रहती हैं, यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी वो चेंज नहीं करता, ये भी आप समझ लीजिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी वो चेंज नहीं करता, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये भी लिख रहा हूं, does not affect the enthalpy of reaction, does not affect the enthalpy of reaction, मैं एक पॉइंट ये भी लिख रहा हूं, जरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फंसाने के लिए आपको बहुत काफी है, ठीक है, आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हो तो बहुत काफी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डज नॉट एफेक्ट, यहाँ पे ये पॉइंट, मतलब इसको मैं थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूं, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कि डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को वो चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, और अगर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं करता तो जो डेल्टा ई हो जाएगा वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो आपका विल बी सेम विद और विदाउट कैटलिस्ट, विद और विदाउट कैटलिस्ट। पूरी कोशिश रहती है हमारी कि एक एक टॉपिक में जो भी आपको पढ़ाऊं उसमें एक एक चीज क्लियर कर दूं, बोर्ड से लेकर हर लेवल तक, आप किसी भी लेवल तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, फिर उसमें कोई कमी ना रह जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि आप लोग नोट्स वगैरह कंप्लीट करते रहा करो, और आप देखना जब आप पढ़ोगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने बात कर ली कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कैटलिस्ट की। उसके बाद बेटा मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक टॉपिक और ले लेता हूँ आपका, उसके बाद कल की क्लास रख लेंगे, कल कोशिश करेंगे कि हमारा ये खत्म हो जाए पूरा, कल पूरा हमारा कैटलिस्ट खत्म हो जाए, हम कोशिश करेंगे, जिसके बाद इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट एडजॉर्प्शन भी था, उससे ज्यादा अभी कैटलिस्ट भी इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा नहीं कहते यार थोड़ी ये थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन पढ़ने में मजा नहीं आती, अरे कैसे मजा नहीं आएगी यार, ढंग से पढ़ो समझो, मजा सब आती। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा होता है ना, हिंदी में केमिस्ट्री का नाम क्या है, रसायन विज्ञान, मतलब जिसमें रस हो, ठीक है, रसायन विज्ञान नाम है इसीलिए इसका, ठीक है, जिसमें क्या हो, रस हो, थ्योरेटिकल टॉपिक हो, न्यूमेरिकल टॉपिक हो, ऑर्गेनिक हो, सब में मजा आएगी, बस मन लगा के पढ़ो, ठीक है।
इसके बाद एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं, ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन। ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन एग्जाम में एक आध बार पूछा जाता है, ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन के बारे में एक आध बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो भी आप लिख लीजिए ऑटो कैटलिसिस क्या होती है। तो ऑटो कैटलिसिस का मतलब है कि जो अपने आप कैटलिसिस जिसमें चल रहा हो, हमने कोई अलग से कैटलिस्ट प्रोवाइड ना किया हो, मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट form in any reaction, one of the product form in any reaction will, यार मतलब ग्रामर मैं नहीं देखता, मैं ऐसे लिखते जाता हूं, बाकी आप लोग उसको ढंग से लिख लिया करो। will act as a catalyst। किसी भी रिएक्शन में बना हुआ कोई प्रोडक्ट अगर कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो वो ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन कहलाती है। if any product is formed in any chemical reaction can itself act as a catalyst, can itself accelerate the chemical reaction, has ability to accelerate the chemical reaction, this is called as the auto catalysis reaction। और वो कैटलिस्ट फिर कहलाता है, वो कैटलिस्ट क्या कहलाता है, ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। तो अब जो नहीं पढ़ेंगे ऑटो कैटलिस्ट, वो नाम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा कैटलिस्ट जो ऑटो रिक्शा में लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। बट जो पढ़ के जाएंगे वो क्या लिखेंगे, ऑटो रिक्शा वाला एक कैटलिस्ट नहीं है, ये वो कैटलिस्ट है जो किसी रिएक्शन में खुद प्रोडक्ट बना है और वो प्रोडक्ट किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो आपका कहलाता है ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है आयुष, आपने कहा फिर से बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताएं। किसी रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट खुद किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो वो ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH3COOC2H5, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH3COOC2H5 हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक बनता है आपका एसिड CH3COOH और एक बनता है आपका C2H5OH। ठीक है, और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लिया जाता है, कैटलिस्ट कहता है एसिड H+ कैटलिस्ट लेते हैं ना। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, ये H+ नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं लिया, ये H+ नहीं लिया, तो इस रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में जो हमारा ये एसिड बन रहा है CH3COOH, ये खुद ऑटो कैटलिस्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया है, मैं बता दूं क्या आया है। ईस्टर हाइड्रोलिसिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजों को। ईस्टर हाइड्रोलिसिस इज, मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं याद आ रही है, बट इसमें कई बार क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इज स्लो इन बिगिनिंग एंड फास्ट आफ्टर सम टाइम। ये मैं एग्जैक्ट आपको देख के बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज क्या है मैं देख के बता दे रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का समय देना। एनसीईआरटी मेरे सामने ही रखी है, ऐसा क्वेश्चन है, लैंग्वेज एग्जैक्ट क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ देख के आपको। ईस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगिनिंग, हाँ बिल्कुल सही है, लैंग्वेज वही जो मैं बोल रहा था। ईस्टर हाइड्रोलिसिस इज स्लो इन द बिगिनिंग, and becomes faster यार जाया मत करो यार, बने रहा करो, बार बार आते जाते रहते हो। becomes faster, हाँ डिस्कनेक्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, becomes faster after some time, कुछ देर बाद ये अपने आप स्पीड पकड़ लेता है। शुरुआत में क्या रहता है, स्लो रहता है। तो आप बताएंगे कि सर ईस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो स्टार्टिंग में इसलिए रहता है क्योंकि हमने कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो वो प्रोडक्ट खुद किसका काम करने लगा, कैटलिस्ट का काम करने लगा, और वो खुद कैटलिस्ट का काम करने लगा तो बाद में रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई।
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है ये किसका काम कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ओके, तो आज का शो यहीं रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि कल भी चलना है शो, अभी तो लंबा चलेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहो आप लोग, मैं इसका साइज छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ज्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि जो टाइप्ड वाला मटेरियल है वो और छोटा हो जाएगा, फिर वो आपको शायद समझ में ना आए। चलो भाई इतना स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ये बनता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ये लो। उसके बाद यहाँ तक ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ तक ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ये बनता है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया आपका, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, कुछ ने कुछ कहा है, क्या कहा है। ध्रुव ने कहा है 11th के ऑर्गेनिक के नोट्स मिल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल मिलेंगे यार, तुम परेशान मत हो, 11th की ऑर्गेनिक के नोट्स की चिंता मत करो। जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा तो पहले आपको 11th की पढ़ाऊंगा, फिर 12th की पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी ऑर्गेनिक रोक रखी है कि जितने हमारे आसान वाले चैप्टर हैं ये सब भी निपट जाए, जिससे बीच में हमें ब्रेक ना करना पड़े, और नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी मैं दे दूंगा, बट आपको मैं खुद पहले पढ़ाऊंगा। जितनी भी 11th का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आइसोमेरिज्म है, IUPAC है, वो सब पहले मैं खुद तैयार कराऊंगा, उसके बाद मैं 12th की ऑर्गेनिक कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 11th में आप लोग उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हो और 12th में थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाते हो, और फिर लेकिन अब करें क्या, पुराना तो पढ़ा नहीं है। सर मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ये सब बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, एंटी मार्कोनिक और सब कुछ बता देंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। तो ठीक है, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, थैंक यू। आज की क्लास इतना ही रखी जाए, ठीक है, गुड नाइट सर। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। हाँ